Read question, page number 7. Question number 8. लिखा है देखो, a committee is of three is to be selected from a group consisting of 4 men and 5 women. If the selection is made at random, find the probability that all 3 are men, 2 are men. सबसे पहले 3 पहले 4 men और 5 women यानी टोटल 9. इसमें से आपको कमेटी बनानी है 3 लोगों की, एन फाइंड आउट करना हो तो 9C3. अब 9C3 कितना आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 इंटू 2 इंटू 1 करेगा. राइट. अब इसके बाद लिखा पहले में ये है कि ऑल 3 आर मैन. अब अगर मैन है तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले ए, तो E1 लिख देता हूं इसके इवेंट को. तो अगर P E1 फाइंड आउट करना है तो 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है और नीचे तो 9C3 जाएगा. अब 4C3 यानी 4 होगा और 9C3 ऑलरेडी तुमने फाइंड आउट किया है 4. 1/21 आंसर होगा. अब बी में क्या करेंगे? देखो E2 फाइंड आउट करो. E2 में क्या लिखा है? 2 आर मैन. तो हम PE2 फाइंड आउट करें, 4 में से 2 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन साथ में हमको 5 में से एक वुमेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी. रीजन क्योंकि टोटल 3 होने चाहिए. तो 2 अगर मैंने मैन सिलेक्ट किए तो एक वुमेन सिलेक्ट करना जरूरी है. तो 9C3 ये हुआ. 4C2 तो 4 इंटू 3 2 इंटू 1 ये 6 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे भी 84 हो जाएगा. 5/14 आंसर. ये तुम्हारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन. अब 9th क्वेश्चन में बैग कंटेन्स 4 white 5 red 6 green balls. टोटल 4 white 5 red और 6 ग्रीन, 15 हुए टोटल. आपको लिखा है 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी 15 में से मुझे 3 सिलेक्ट करने. तो एन अपने फाइंड आउट ऐसे करेंगे. क्या करेंगे हम साहब? पहले 15C3 तो 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 455. राइट. अब इसके बाद लिखा ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन. तो हम यहाँ पे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे. E1 इज इक्वल टू इवेंट दैट 1 white 1 red and 1 green ball is selected. तो देखो PE1 करें या ई लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि दूसरी प्रोबेबिलिटी है नहीं. तो हम 4 में से 5 में से और 6 में से एक एक बॉल को सिलेक्ट करें. 4C1 5C1 6C1 और नीचे आएगा 15C3. 5 4 20 यानी ये 120 आएगा डिवाइडेड बाय 455. कट करना हो तो करो. ये कट होगा 91 और ये 24. तो 24/91 इज योर आंसर. राइट. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें. A box contain 200 bulbs out of which 10 are fused. यानी टोटल 200 है. इसमें से 190 गुड और बाकी
10 जो है वो फ्यूज यानी खराब बल्ब है। अब 2 bulbs are drawn from this box, तो इसका मतलब मुझे 200 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। n की बात करो तो 200 में से मुझे 2 सिलेक्ट करने, तो 19,900, राइट। तो ये आएगा 19,900। अब इसके बाद क्या लिखा है, बोथ आर फ्यूज। तो पहले अपने ए सपोज करें, यानी ए में E1 यानी बोथ आर फ्यूज। तो टोटल फ्यूज कितने हैं, टोटल फ्यूज 10, उसमें से 2 सिलेक्ट करें और यहाँ 200 में से 2, 10C2 ये 45 आएगा और ये 19,900, ये हो गया। इसके बाद में बी क्या लिखा है, 1 फ्यूज 1 गुड। तो E2 में 1 फ्यूज एंड 1 गुड लिखे। तो देखो PE2 क्या लिखेंगे, 190 में से एक सिलेक्ट करूंगा और 10 में से एक सिलेक्ट करूंगा और नीचे आएगा 200C2। तो ये आएगा 1900 डिवाइडेड बाई 19900। ये कट होगा तो 19/199 आंसर। एंड फाइनली बोथ आर गुड। तो हम यहाँ पे थर्ड यानी सी फाइंड आउट करें। ये है तुम्हारा E3। तो देखो PE3 इज इक्वल टू बोथ आर गुड यानी 190 में से अपने फाइंड आउट करें, तो 190C2 अपॉन 200C2, 95 इंटू 189, हाँ 17955 और 19900। इसको कट करना है कर सकते हैं, राइट। तो ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन हुए, पहले 3 क्वेश्चन लिखो, बाकी आगे करें। 4 persons are chosen at random from a group containing 3 men, 2 women and 4 children. Show that the probability of exactly 2 of them will be children is 10/21। यानी आंसर दे दिया है, तुमको शो करना है या प्लस साबित करना है। तो देखिए पहले तो 3 men, उसके बाद 2 women और 4 children, 9 हुए टोटल। अब इसमें से 2 सिलेक्ट करने, तो n इज इक्वल टू 9C2। अब 9C2 36, राइट ने। अब उसके बाद फाइंड आउट ये करना है कि 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। तो देखिए पहले अपने सपोज करें E इज इक्वल टू 2 ऑफ देम तो PE1 इज इक्वल टू, हम चिल्ड्रन कितने हैं 4, उसमें से नहीं 4% सिलेक्ट करने, सॉरी इसमें 4% सिलेक्ट करने। देखिए 9C4 तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 126। ओके, अब लिखा ये गया है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। अब 2 अगर चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है तो एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक से ज्यादा होगी। कितने ऑप्शन हो सकते हैं देखो, 2 चिल्ड्रन डिसाइडेड, तो उसके बाद में 2 मेन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 2 चिल्ड्रन के साथ में 2 वीमेन सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 चिल्ड्रन के साथ में एक मेन एक वुमेन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी तुमको ढूंढ के उसका प्लस करना पड़ेगा। तो पहले अपने इसके बारे में देखिए, तो देखो किस तरह से लिखेंगे इसमें
टोटल 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 4, तो 4C2 हो गया। 2 मेन आउट ऑफ 3, तो 3C2 हो गया। और इसके अपॉन में लिखेंगे अपने 9C4। इसी तरह से 2 चिल्ड्रन एंड 2 वीमेन तो 2 चिल्ड्रन में 4C2 तो रहेगा, इनटू यहाँ पे 2 वीमेन यानी 2C2 और नीचे आएगा 9C4। सेम यहाँ पे 4C2 1 मैन, 3 में से तो 3C1 और 2 में से एक वुमन, तो यानी 2C1 और यहाँ पे आएगा 9C4। अभी इन सबको टोटल करना है, तो हम कैसे करेंगे देखें। 4C2 कितना आएगा 6 बराबर, और 3C2 यानी 3, और अपॉन में आएगा 126 जो ऊपर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। अगेन यहाँ पे 6 इंटू 1 और 126, यहाँ पे 6 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 126। अब ये आंसर कितने कितने आएंगे तुम्हारे लिए, देखो 6 3 18 अपॉन 126, ये 6 अपॉन 126 36 अपॉन 126। सबका टोटल करो तो द सेड प्रोबेबिलिटी 60 अपॉन 126, 10 6 और 21 6, तो कितना आया अपना आंसर 10 अपॉन 21, जो हमको साबित करना है बराबर। याद रखो एक ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ज्यादा ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शन का प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, कारण है, मैंने तुमको क्या बोला था, देखो कल मैंने जो थियरी समझाई थी उस वक्त यूनियन के वक्त मैंने कुछ समझाया था कि जब भी आइधर और लिखा हो या अकेला और लिखा हो तो हम उसके अंदर प्लस करते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक, दिस और दिस और दिस, 3 में से कोई भी एक, इसलिए हमने क्या किया, इसका प्लस किया बराबर। और याद रखो ये दोनों साथ में चाहिए, भले मैंने यहाँ प्लस लिखा है लेकिन यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बोथ दोनों चाहिए हमको, इसलिए जहां पे बोथ आएगा बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन, और जहां पे और आएगा वहां क्या करेंगे, हम इसका प्लस करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े। A bag contains 5 red, 6 black and 3 white balls. इसमें से 3 बॉल ड्रॉ करने। Find the probability that there is one ball of each color. Exactly ये वाला सब देखो, इसी तरह का सब, राइट। उसके बाद 13 वाला चेक करें। बैग कंटेन्स 6 white balls, 9 black balls. What is the probability of drawing a black ball? अब आपको प्रोबेबिलिटी खाली ब्लैक बॉल की फाइंड आउट करनी है। सिंपल, एक बॉल अपने सिलेक्ट करना है, तो 9 और 6 का टोटल करो, कितना हो गया 15। अगर एक बॉल सिलेक्ट करना है तो 15 में से एक यानी 15C1 बराबर। ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है तो ब्लैक बॉल कितने 9, तो 9C1, तो 9C1 और नीचे आएगा 15C1, तो 9 अपॉन 15 आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसको लिखते हैं। देखो लिखना इंपॉर्टेंट है, समझना, एक बार समझ गए तुमने उसको जैसे वैसे लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम हमेशा सपोज करते हैं, राइट ना। अब इसमें आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 12 अभी आपको करना है, ये लिख लू नहीं उसके बाद में देख ले। 6 व्हाइट बॉल्स है, 9 ब्लैक बॉल्स, तो इसका मतलब टोटल 15 हो गए। तो n कितना आएगा, 15 में से एक सिलेक्ट करना है यानी 15। उसके बाद में E is equal to event that a black ball is selected, तो ये क्या आएगा 9 में से एक सिलेक्ट करना, और यहाँ 15C1, तो 9 अपॉन 15 कर सकते हो,
तो 3/5, राइट। उसके बाद 14th वाला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स इफ इट इज अ रेड कार्ड, अ क्लब, वन ऑफ द फेस कार्ड। अब मैं आपको बता दूं, पहले यहां लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। देखें, ब्लैक 2 होते हैं, बराबर, एक, राइट, और दूसरा जो है वो स्पेड जिसको बोला जाता है, ये डायमंड बोलते हैं इसको, नहीं दोनों, इसको क्या बोलेंगे? स्पेड इसको बोलते हैं, ये क्लब बोलेंगे इसको। यस। अब रेड जो है उसमें 2 आएंगे, एक जो है वो हार्ट और दूसरा जो है ये डायमंड है, बराबर ने। अब ये इसके अंदर ए सबसे पहला कार्ड और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद ध्यान दे, ये जितने भी कार्ड्स हैं ना, वो सब तुम्हारे नॉन फेस कार्ड है, उसके ऊपर कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 जो है वो तुम्हारे फेस कार्ड हो गए। ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं? फेस कार्ड। बात समझ में आई? सिंपल तरीका है किस तरह से इसको करना है। अपने 13 कार्ड एक में होते हैं, यानी समझो एक पैर में कितना होता है? 13 कार्ड होते हैं। 13 यानी टोटल कैट होती है कितने की? टोटल कैट होती है 52 कार्ड्स की। 52 में से इतना याद रखो, 40 कार्ड नॉन फेस और 12 जो है वो फेस कार्ड है। अब तुमको पूछा ही है क्या रेड कार्ड, तो रेड कार्ड है कितने? 2, यानी टोटल 26। अब 26 सिलेक्ट करना है, कितने कार्ड इसके अंदर से आपको रेंडमली सिलेक्ट करना है? एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड आपको इसमें से लेना। तो हम यहाँ पे पीछे दिखे इसलिए मैं यहाँ ऊपर लिखता हूं, देखो E1, इवेंट दैट अ रेड कार्ड इज सिलेक्टेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PE1 इज इक्वल टू 26/52 डायरेक्ट। मैं 26C1 अब नहीं लिखूंगा, सिलेक्ट एक ही कार्ड करना है तो डायरेक्टली जितना सिलेक्शन है पूरा लिख देने का। तो 26 और 52C1 यानी 52, तो ये तुम्हारे लिए आ गया 1/2 आंसर, राइट। सेकेंड में क्या लिखा है? क्लब, तो E2, इवेंट दैट अ क्लब कार्ड इज सिलेक्टेड। अब क्लब कार्ड कितने हैं टोटल मिला के? 13, तो 13/52 यानी 1/4। उसके बाद लिखा है वन ऑफ द फेस कार्ड, तो E3, इवेंट दैट वन ऑफ द फेस कार्ड इज सिलेक्टेड। तो देखो PE1 में आएगा फेस कार्ड कितने बोले मैंने? 12। आप 12 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर रहे हो, तो 12 और नीचे आएगा 52, 3/13, ये तुम्हारा आंसर हो गया, राइट। तो ये 13 और 14, बीच में जो 12 है वो भी आपको कंप्लीट करना है। लिखना स्टार्ट करें। ये 15th नंबर का क्वेश्चन देखें। A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting a king, a heart, 7 of heart, a jack and a red card. मैं सबकी प्रोबेबिलिटी इसी में से समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या पूछा गया है?
कि आपको किंग फाइंड आउट करना। किंग कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, टोटल 52 में से 4 किंग, तो 4/52 हो गया, सिंपल। उसी तरह से दूसरे में देखें, हार्ट लिखा हुआ है। अब हार्ट के कितने कार्ड है? 13 कार्ड है। हार्ट के कितने कार्ड है? 13, तो 13/52, सिंपल। उसके बाद में 7 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ हार्ट पूरे में सिर्फ एक ही है, 7 भी चाहिए, अकेला 7 हो तो 4 है, पर 7 ऑफ हार्ट लिखा है तो 7 भी चाहिए और हार्ट तो एक होगा ने, तो 52 में से खाली एक है, तो 52 नीचे ऊपर 1, 1/52 ये आंसर हुआ। फिर जैक लिखा हुआ है, तो जैक यानी ये जे जो लिखा हुआ है वो, तो 4 है, 52 में से 4 यानी 4/52 ये आंसर आएगा। एंड फाइनली रेड कार्ड, तो रेड कार्ड तो देखो ये 2 यानी 26/52, 13 जरा गिन ले तो कितने आएंगे? 26/52। ओके, अब अपने 16th वाला क्वेश्चन देख ले। देखिए, 6 cards are drawn at random from a pack of 52 cards। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 6 कार्ड अपने को ड्रॉ करने 52 में से, तो एन अगर फाइंड आउट करना हो तो 52C6 आएगा। 6 कार्ड ड्रॉ करने, समझे? तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 52 इंटू 51, 6 पीछे जाने का, फिर 50, उसके बाद में 49, इसके बाद में 48, इसके बाद में 47, और यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना कट हो उतना कट कर लेंगे। देखो ये 52 इंटू 17 इंटू 10 इंटू 49 इंटू 47 करो, बना ये आंसर आता है 20358520। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? देखो इवेंट क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड, 3 रेड कार्ड है और 3 ब्लैक कार्ड है। तो देखो हम यहाँ पे टोटल रेड कार्ड कितने? 26, टोटल रेड कार्ड कितने? 26, उसमें से 3 सिलेक्ट करने, ब्लैक कार्ड 26, उसमें से 3 सिलेक्ट करने, यहाँ पे 52C6 आएगा। अब 26C3 कैसे करेंगे? 26 इंटू 25 इंटू 24, 3 2 1, 2600, ये भी 2600, और नीचे 20358520, बराबर नहीं? तो 2600 इंटू 2600 डिवाइडेड बाय 20358520, 0.33। यहाँ पे आपको पॉइंट देखो, नॉर्मली अपने आंसर जितने भी अभी तक लिखे ना वो कैसे लिखे? पॉइंट में नहीं लिखे, फ्रैक्शन में लिखे, पर अगर इस तरह से इतनी बड़ी अमाउंट आए तो इसको पॉइंट में लिखना जरूरी है, बराबर ना? तो इसको पॉइंट में कब लिखेंगे? जब लार्ज अमाउंट हो, नहीं तभी खाली इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है, राइट? है सब सिंपल, लेकिन क्या अमाउंट बहुत बड़ी है इसकी। नाउ नेक्स्ट देखें,
एन अर्न कंटेन्स, अर्न का मतलब थैली होता है, कंटेन्स 30 आइडेंटिकल बॉल्स नंबर फ्रॉम 1 to 30। एक बॉल खाली उसमें से रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन द सिलेक्टेड बॉल इज एन इवन नंबर, ऑड नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। एक्चुअली अपने पास एक बॉल सिलेक्ट करना है ना, तो हम n इज इक्वल टू 30 लिख देते हैं डायरेक्ट, 37 यानी 30, राइट। क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 17। अब देखो, पहले E1 में क्या लिखना है, E1 नंबर सिलेक्ट करना है। अब E1 नंबर कितना आएगा, 2 4 6 8, वहां से शुरू करो 30 तक, यानी 15 इवन नंबर होंगे, की संख्या 15 इवन नंबर होंगे, बराबर। तो हम यहाँ पे PE1 लिखे तो कितना आएगा, m/n इज इक्वल टू 15/30 यानी 1/2। सेम E2, तो क्या आएगा, ये ऑड नंबर, तो E2 इज इक्वल टू 13579, वहां से जाएगा 29 तक, तो ये भी 15। तो PE2 इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू 15/30, ये भी 1/2। अब इंपॉर्टेंट है, देखो E3 क्या लिखा है, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 यानी 5 का टेबल, लेकिन अपने 30 से नीचे 30 तक जाना है, यानी 5 10 15 20 25 एंड 30, टोटल कितने हो गए, 6। तो हम यहाँ पे PE3 इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू 6/30 यानी 1/5। सिंपल क्वेश्चन, राइट। अब इसके बाद 18 वाला देखो, इसमें एग्जैक्टली सेम ऐसा है, बट आपको क्या लिखा है, 60 से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब 7 का टेबल तुमको पहले बोलना है, पर नॉट लिखा है, नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट्री आपको ढूंढना है, बराबर है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 18, पहले n इज इक्वल टू तो 100 है, a यानी इवेंट दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, पहले डिविजिबल बाय 7 लिखना है, नॉट डिविजिबल नहीं। अब अगर 60 से डिवाइड करने के लिए फाइंड आउट करना है ना, तो 60 का टेबल बोलने की जरूरत नहीं है, हम 100 डिवाइड बाय 7 करो कैलकुलेटर पे, कितना आंसर आता है, 14 पॉइंट है 14 पॉइंट समथिंग आता है ना आंसर, तो अपने पॉइंट समथिंग निकाल दो, पॉइंट समथिंग निकाल दो, तो 14 आंसर आ गया तुम्हारा। तो अपने PA इज इक्वल टू क्या आ गया, m/n इज इक्वल टू 14/100, ये क्या हो गया, 14/100 हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, A', क्योंकि क्या लिखा है, इवेंट दैट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो PA' क्या आएगा, 1 माइनस PA यानी 1 माइनस 14/100 यानी 86/100, तो 0.86, राइट। ये आंसर तुम्हारा कंप्लीट। अब ये सारे समझे ना, परम्यूटेशन के शुरू हो रहे हैं 19 से लेके 25 तक। अब सवाल परम्यूटेशन पता कैसे चले, तो अरेंजमेंट पूछी हो ने, तो परम्यूटेशन है, किस तरह से बुक्स अरेंज की जा सकती है, पर्सन्स को अरेंज किए जा सकते हैं, कार को अरेंज किए, लेटर्स को अरेंज किए जा सकते हैं। तो जब भी अरेंजमेंट पूछे ने, तो वो तुम्हारा परम्यूटेशन है। लेकिन अगर सिलेक्शन पूछे कि इतने में से इतने को सिलेक्ट करना है, तो वो कॉम्बिनेशन है, उसमें सी वाली फॉर्मूला आती है या फैक्टोरियल वाली फॉर्मूला है। पर पहले बात समझो, पहला जो क्वेश्चन उसमें लिखा है 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स टेक देयर सीट्स at random in a row
4 boys and 3 girls take their seats at random in a row. Find the probability that the 3 girls are seated together. अब पहले अरेंजमेंट देखो, P1, B2, B3, B4. अब 3 गर्ल्स को साथ में बिठाना है. तो ये 5 में से कोई भी एक जगह पे बैठ सकते हो, बराबर. 5 में से कोई भी एक जगह पे, यानी अरेंजमेंट 5 तरीके से हो सकता है. पर ये लोग अंदर अंदर 3 लोग, पहला कोई दूसरी लड़की बैठे, बाद में कोई दूसरी, तो अंदर अंदर अरेंजमेंट कितना होगा? 3 फैक्टोरियल का होगा, समझ लो. तो हम टोटल अरेंजमेंट बॉयज की, सॉरी गर्ल्स की कितनी तरह से कर सकते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5P5, 5 अरेंजमेंट, राइट. 5 जगह पे बॉयज को अरेंज करने का, और उसके बाद में 3 तरह से गर्ल्स को अपने अरेंज करेंगे. अब टोटल अपने पास कितने लोग हैं? 7 लोग हैं. तो यहाँ पे 7P7 आ जाएगा. अब 5P5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल हुआ. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो 5 फैक्टोरियल ऐसे ही रखते हैं इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यह छोड़ देना है क्योंकि ये कट हो जाएगा, बराबर. अब 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 7 इंटू 6 अपॉन है, ये दोनों कट हो गए, तो 1/7 तुम्हारा आंसर. ये 1/7 आंसर. ये कौन सा क्वेश्चन है? 19, राइट. अब उसके बाद 20 वाला क्वेश्चन देखो. ऐसे तो आंसर एक एक दो लाइन में जोड़े, पर अरेंजमेंट सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 20 देखे, क्या लिखा है? 10 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट रैंडम इन अ रो. तो हम यहाँ पे अगर n फाइंड आउट कर दो 10 फैक्टोरियल सीधा ही 10 स्टूडेंट को बिठाने हैं 10 फैक्टोरियल. ओके. अब दो अलग अलग समय इसमें, अगर रो लिखा है तो क्या करेंगे, और अगर राउंड टेबल लिखा है तो क्या करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर सीटेड साइड बाय साइड. 2 लोग साथ साथ में, पहले 10 लिखा है तो अपने देखो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 लिखूंगा, क्योंकि 2 जन को साथ में बैठना है. तो ये जो 2 है, कितनी जगह पे बैठ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो, 9 फैक्टोरियल तो हो गया, 9 जगह यानी 9 फैक्टोरियल. और उसके बाद में इनटू ये क्या लिखा है? 2, तो ये आएगा तुम्हारा 2 फैक्टोरियल. तो अंदर अंदर आगे पीछे कैसे बैठेंगे? और अपन में तो हम क्या लिखेंगे हमेशा? 10 फैक्टोरियल. तो देखो यहाँ 9 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कर देता हूँ, यहाँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. 9 के आगे जाने का नहीं क्योंकि कट हो जाता है. तो अब अपने पास क्या बचा? 2/10 यानी 1/5 तुम्हारा आंसर, राइट. समझना परम्यूटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है. अब ये क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या लिखा है? द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल. अब आर्टिकल are arranged at random. Find the probability that vowels may occupy the even places. सेम ऐसा है. अब अपने क्या टोटल कितने? 7 लेटर्स है. 1 2 3 4 5 6 7, 7 अलग अलग जगह अपने यहाँ पे बताएं. देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7. देखो अब जो इवन प्लेसेस तो कौन सी हुई? ये वाली इवन प्लेसेस हुई सेकंड, ये 4th इवन प्लेस हुई, और ये 6. 3 अलग अलग जगह है.
जहां पे तुम नंबर्स, ये तुम्हारे वोवेल्स को रख सकते हो 3 जगह खाली, राइट। आगे नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते। और बाकी ये 1, 3, 5 और 7 पे क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएंगे यहाँ पे। वोवेल्स એટલે સ્વર અને કોન્સોનેન્ટ એટલે વ્યંજન, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स में आते। तो अब देखो ये सब वोवेल्स है तुम्हारे, पर वोवेल्स है कितने, ए, आई और ई, 3 वोवेल्स है। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तीनों के बीच में अंदर अंदर अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, बराबर। दूसरा, बाकी बचे हुए 4 के बीच में अंदर अंदर अरेंजमेंट, तो 4 फैक्टोरियल, टोटल नंबर कितने, 7 फैक्टोरियल। ओके, तो हम क्या लिखे, देखो इसके अंदर 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट हो गया, 3 2 जा 6 कट हो गया, तो बचा क्या, 1/7 5 जा 35। ओके, तो पहले ये लिखो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है द लेटर्स फेलियर, उसमें अरेंज एट रैंडम लिखा है, सेम ऐसा ही समय, पर इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 लिखा है। तो इसका मतलब तुम अगर n फाइंड आउट करो तो 7 फैक्टोरियल होगा। अब ऐसे ही अपने 7 ब्लॉक बनाएंगे। अब इसमें अपने कॉन्सोनेंट ऑड नंबर पे ले, तो ये तुम्हारा देखो 1, उस पे कॉन्सोनेंट, बराबर। उसके बाद में ये 1 पे कॉन्सोनेंट, उसके बाद में 3 पे कॉन्सोनेंट, 5 पे कॉन्सोनेंट और 7 पे कॉन्सोनेंट, और बाकी यहाँ पे आएगा वोवेल, यहाँ पे आएगा वोवेल, और यहाँ 6ठे नंबर पे आएगा वोवेल। अब वोवेल्स है कितने, पहले चेक करो, ए आई यू और ई, है कि नहीं, कितने वोवेल्स तुम्हारे, 4 है। तुम ऐसे ही करके चले जाओ कि 4 फैक्टोरियल कर देते, पर 4 पे तुमको अरेंज कितने करने, 3 करने, 4 पे तुमको 3 अरेंज करने, तो हम कैसे करेंगे। पहले ये देखो, इसकी बात करें, ये कितनी जगह है, 4 जगह है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 फैक्टोरियल, और 4 को अरेंज करना है 3 जगह पे, तो भी हमारा अरेंजमेंट तो 4 फैक्टोरियल रहेगा, और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल नीचे आएगा, बराबर। अब यहाँ देखो जगह 4 है, अरेंज 3 करना है, फिर भी अपने लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अरेंजमेंट अंदर अंदर ऐसे ही होती है, जहां पे भी अरेंजमेंट आए वहां सिलेक्शन नहीं लिखना है कि 4C3 लिख दे तो चलेगा, नहीं हो सकता ये, बराबर नहीं। एक्चुअली अगर तुम लिखना भी चाहो ना, तो इसमें ऐसा कर सकते हो 4P3, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर अपने यहाँ पे जैसे जा रहे वैसे ही 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5, ये 6 और 3 2 जा 6 कट, तो 4/7 5 जा 35, ये तुम्हारा आंसर है। यहाँ फर्क क्या था, कॉन्सोनेंट के जगह को चेंज किया तो पता चला कि उसकी जगह ज्यादा है, लेकिन कॉन्सोनेंट 3 है, तो भी अपने लिखेंगे कैसे, अरेंजमेंट जहां पे करना है वैसे ही लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो 20 बुक्स आर प्लेस एट रैंडम इन अ शेल्फ, शेल्फ यानी छाजली की भाई, राइट, उसके ऊपर हमने 20 बुक को अरेंज करना है। अब 20 बुक को अरेंज करना है, तो इसका मतलब एन डिफाइन करना हो तो सिंपल एकदम तुम्हारे लिए, एन डिफाइन करने के लिए 20 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख देंगे हम, बराबर। लेकिन उसमें लिखा ये है कि जो 2 बुक्स है ना, वो शेल्फ के ऊपर रखनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स शेल बी ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर। तो 2 बुक्स
ऑलवेज टुगेदर। उसके लिए हम पहले तो क्या करेंगे, देखो 10 में से दो तो बुक निकल गई, 8 बुक का अरेंजमेंट तुम कोई भी हिसाब से कर सकते हो, बराबर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अरे 18 बुक्स का अरेंजमेंट तुम कैसे भी कर सकते हो। बाकी की जो दो बुक का अरेंजमेंट है वो अंदर अंदर कोई भी हो सकता है, पहली बुक ये, पहली बुक दूसरी, और उसके बाद में नीचे आएगा 20 फैक्टोरियल। ये 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ 20 इंटू 19 इंटू 18। एक मिनट, एक सेकंड। अरेंजमेंट है तो अपने ने 20 बुक्स है ने, तो भले यार दो बुक पर दो बुक की जगह एक होती है, 2 बुक्स कैन बी प्लेस्ड इन 1 प्लेस ओनली। तो यहाँ पे मैंने 18 फैक्टोरियल नहीं लिखूंगा, जगह तो तुम्हारी एक ज गई ने, दो बुक भले साथ में रहेगी लेकिन जगह तो तुम्हारी एक ज गई 20 में से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 फैक्टोरियल, बराबर। तो ये हो गया 19 फैक्टोरियल, 19 का तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 10 तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है कि दो बुक्स है नेवर टुगेदर, कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दो, 1 में से इसको माइनस कर दो, बराबर ने। तो 2 बुक्स नेवर टुगेदर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 10, सीधा 1 में से माइनस कर देने का, तो आंसर क्या आएगा, 10 बन जाए 10 में से बन जाएगा तो 9 अपॉन 10। वापिस देखो, ये 20 माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि दो बुक को तुमको साथ में रखना है, तो जगह तो एक ज जाएगी तुम्हारी, कुल 20 जगह है। तो वैसे देखने जाओ तो पहली और छेली जगह को भी अगर देखें तो 21 जगह होती है टोटल, दो बुक को हटा देंगे तो टोटल अब बचेगी तेरी 19, बराबर। अब 19 बची तो ये 19 अलग अलग जगह पे तुम ये दो बुक्स को रख सकते हो, तो 19 के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट 19 फैक्टोरियल, और दो बुक का अंदर 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 अरेंजमेंट क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये तुम्हारा आंसर होगा। 24 बहुत लंबा समय, पहले ये 23 है, देखो ठीक है। इसमें 24 नंबर के क्वेश्चन में देखो, 10 men among them A और B stand in a row, 10 लोग है जिसमें से 2 लोग है A और B, उनको एक रो यानी एक लाइन में अपने खड़े रखना है। What is the probability that there will be exactly 3 men between A and B? पहले अगर समझो, मैं अगर A की बात करता हूं तो A can be placed in 10 ways, 10 जगह उसके लिए है, 10 में से कोई भी एक जगह पे वो वहां पे खड़ा रह सकता है, राइट। अब B can be placed after A is placed in 9 ways। A ने अपनी जगह ले ली, अब बची कितनी जगह, 9 में 10 में से 9 जगह बची, तो अब अपने लिए n कितना हुआ, 10 इंटू 9। यहाँ फैक्टोरियल का यूजर नहीं है, यहाँ फैक्टोरियल का यूजर नहीं है, तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए, 90। अब देखो अपने यहाँ पे 10 मेन लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान देना बराबर से। अब अगर मैं समझो कि यहाँ पे A को रखता हूं, तो मैं B को कहां पे रख पाऊंगा सीधा, क्योंकि बीच में 3 लोग चाहिए, बीच में 3 लोग चाहिए, बराबर। तो पहला अपना ऑप्शन कौन सा है कि फर्स्ट पोजीशन A एंड 5th पोजीशन B। सेकंड ऑप्शन देखो, एक नीचे आते हो तो यहाँ पे खाली चेंज कर दे जाओ, सेकंड पोजीशन
उस पे ए, तो 1 2 3 छोड़ के ये छठी पोजीशन के ऊपर कौन आएगा? बी। बराबर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पोजीशन, इस पे ए, और सेवंथ पोजीशन के ऊपर बी। फोर्थ पोजीशन पे और 8 पोजीशन के ऊपर बी। फिफ्थ के अंदर फिफ्थ पोजीशन के ऊपर और 9th पोजीशन के ऊपर बी, और लास्ट 6th पोजीशन के ऊपर ए, और 10th पोजीशन के ऊपर बी। बराबर के नहीं? बराबर। ये सब अरेंजमेंट एक एक हुआ, ये एक एक अरेंजमेंट, यानी इन सब के लिए तुम कितना लिख सकते हो? 2 तरह से अरेंजमेंट, यानी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ए और बी को आगे पीछे भी कर सकते हैं ना। मैंने कहा लिखा, कौन सी जगह पे लिखा कि ये पहला रहना चाहिए? ये दूसरा भी हो सकता है, तो इसलिए इन दोनों के अंदर अंदर के अरेंजमेंट को अपने क्या मानेंगे? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 सब में, तो इसका मैं टोटल कर दूं तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 यानी 12 आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो, इज इक्वल टू 12/90। बराबर ने? अब 12/90 तो कितना आएगा? 2/50। समझे कैसे किया मैंने? पहले मैंने क्या बोला कि अगर मैं ए को सबसे पहले एक जगह दे देता हूं तो इसका मतलब 10 जगह उसके पास अवेलेबल है, चाहे ए बोलो या बी बोलो। तो अब दूसरे के लिए कितनी जगह बचती है? 9 प्लेसेस बचती है। तो हमने पहले 10 × 9 किया तो 90 आ गया। ये तुम्हारा एन, यानी टोटल पोजीशन उसके लिए इतनी है। पर अगर मैं पहला ए को रखता हूं तो बीच में मुझे 3 जगह छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि तीन जन बीच में आने जैसा लिखा हुआ है। तो अब 5वीं पोजीशन के ऊपर मैं बी को रखूंगा। ये पहला ऑप्शन हुआ। या तो ऐसा कर सकता हूँ कि दूसरा जो है ना वो ए को रखा जाए और छठा उसके बाद में बी को रखा जाए, फिर ये भी और ये भी, इस तरह से। अब हमने क्या किया, ये सारी पोजीशन हमने देखी, सब पोजीशन एक एक बार आती है, पर उसके साथ में अंदर अंदर अरेंजमेंट हो सकता है ना। ए को बी की जगह पे रख सकता हूँ, बी को ए की जगह पे, तो 2 अलग अलग अरेंजमेंट। तो 2 फैक्टोरियल सबके अंदर पोजीशन हो गई तुम्हारी, तो सबके आंसर 2 2 2। तो इन सबको अगर मैं टोटल करता हूँ तो मिलता है मुझे 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो आंसर मिलेगा अपना कौन सा? 2/15, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर किसी को अरेंज करना हो, अगर रो में अरेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 फैक्टोरियल लिख देते, 10 फैक्टोरियल लिख देते। लेकिन यहाँ तुम 10 फैक्टोरियल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अगर मैं 1 और 10 की बात करूं ना, तो देखो यहाँ पे अलग अलग जगह बैठे हैं, तो मैं 1 को 10 की जगह पे और 10 को 1 की जगह पे ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, तो दोनों बाजू बाजू में जाएंगे वापस। अगर मैं 10 को 1 की जगह पे रखता हूँ और 1 को 10 की जगह पे, तो ये दोनों बाजू बाजू में जाएंगे। मतलब ये अरेंजमेंट तो अपने चेंज नहीं कर सकते, तो बची कौन सी? बाकी की 8, बाकी की 8 अरेंजमेंट और इनके बीच की अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट अब कितनी हुई? 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तुमको राउंड में बताया गया है, इसलिए देखो क्या लिखा है कि 10% आर सीटेड ऑन 10 चेयर्स एट अ राउंड टेबल। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में n लिखेंगे 10 - 1 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। 10 नहीं लिखना है। 10 कब लिखेंगे? रो में, क्योंकि रो में तुम 10 को 1 की जगह पे और 1 को 10 की जगह पे रख सकते हो। यहाँ अगर ऐसा करेंगे
तो वही दो इंसान वापिस बाजू बाजू में आएंगे, जो हमको चाहिए नहीं। इसलिए एक पोजीशन यहाँ से हटा देने। तुम बोलो दो हटाने की, नहीं, दो नहीं, दो जन की पोजीशन को एक मानेंगे अपने, इसलिए एक पोजीशन अपने को हटाने की। अब उसके बाद में क्या लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्पेसिफाइड पर्सन्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब दो लोगों को साथ में बिठाना है, तो यहाँ अपने कॉमन जाना है। देखो हम क्या करेंगे, 10 में से दो लोगों को निकाले, बराबर, तो कितना होता है टोटल, 8, बराबर। तो हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो देखो 8 फैक्टोरियल सेम रखता हूँ, 2 इंटू 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट हो गया, तो आंसर आता है 2 अपॉन। समझना ये है राउंड, और ये लिखना, ये ऐसा ड्रॉ भी करना तुम तुम्हारी बुक के अंदर, अदरवाइज क्या होगा प्रॉब्लम है कि तुम्हें ना इसको समझ नहीं पाओगे बाद में। इंटरप्रिटेशन है, पहले वो लिख लेते हैं। देखो अगर पूछा जाए कि ओनली ए अकर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब क्या हुआ इसका, ए का होना और साथ में बी का ना होना, और बोल रहा हूं मैं बीच में वर्ड, इसलिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं अपने। तो इसमें फॉर्मूला लगाई जाएगी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला। अगर प्रोबेबिलिटी है तो आगे सिर्फ बी लगा देना है, राइट। सेकेंड में अगर बोला जाए ओनली बी, तो सेम फॉर्मूला ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैं बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूँ, फिर उसके बाद ओनली ए और ओनली बी। अब देखो पहले ओनली ए और ओनली बी फॉर्मूला बनाना सीखो, यहाँ बीच में ओ और लिखा है, इसका मतलब यूनियन तो होगा ही। अब ओनली ए की फॉर्मूला कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ओनली बी की क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, बराबर है। अब अगर तुमको इसको फाइंड आउट करना है तो एकदम सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ए यूनियन बी, उसमें से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में से इंटरसेक्शन को अपने माइनस करेंगे, ओके। फिर उसके बाद ए एंड बी बोथ, तो ये हो गया तुम्हारे लिए ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। और उसके बाद में नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए डैश, यानी तुम सैंपल स्पेस में से ए माइनस कर दोगे, टोटल में से ए के जितने भी एलिमेंट उन सबको निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद में नॉट बी, उसमें भी सेम बी डैश करेंगे, एस में से बी माइनस कर देंगे। फिर अब आया देखो एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट वन का मतलब क्या, दो में से कोई भी एक, तो हम इसमें ए और बी बोलते हैं, तो ये आएगा ए यूनियन बी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, इसमें दोनों नहीं होना है। अब देखो और में क्या लिखा, यूनियन, पर नाइदर नॉर होने, तो उसमें आता है इंटरसेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझे। और अगर होने आइधर और में यूनियन आता है, पर नाइदर नॉर में क्या आता है, ये इंटरसेक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में आगे ऐसा क्यों, क्यों इसलिए क्योंकि करना तो वही है, पर अपने द मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से अपने ये जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। मतलब तुमने यही फाइंड आउट किया है, यूनियनच किया है, तुमने फाइंड आउट क्या किया है, यूनियनच किया है, पर यूनियन का डैश करने से ये दो फॉर्मूला अलग अलग मिलती है, इसको ये अपने रूल में चेंज कर सकते हैं। तो नाइदर ए नॉर बी में
ये दो में से कोई भी एक चले। तो यूनियन लिखो तो ब्रैकेट के बाहर आपको डैश लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर इंटरसेक्शन लिखो तो दोनों का इंडिविजुअल अपने क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, पूरक कर। ओके, फिर आगे उसके बाद में अब देखो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने की फॉर्मूला, पर ये ना बहुत रेयर केस में पूछी जाती है, ये अपने नहीं करेंगे। द मॉर्गन्स लॉ में दूसरा लॉ है, देखो यही ए डैश यूनियन बी डैश। देखो मैंने डैश लिखा पर यहाँ यूनियन है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा इंटरसेक्शन। ये दो रूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट, बराबर नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अब उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हम अगर समझो कि कॉइन टॉस करेंगे तो ये 2n इज इक्वल टू तुम्हारा n आ जाएगा। n स्मॉलर लिखते हैं, मैं इस तरह से लिखूं बेटर है। टोटल सैंपल स्पेस का नंबर यानी 2n। n यानी क्या, कितनी बार तुम कॉइन को टॉस करते हो या तो कितने कॉइन को टॉस करते हो। जैसे अगर 3 सिक्के को उछाला जाएगा तो 2 क्यूब, 3 सिक्के को उछाला जाएगा तो 2 क्यूब होगा। 2 को उछाला जाएगा तो 2 स्क्वायर होगा। 4 को उछाला जाए तो 2 रेस टू 4 हो जाएगा, 4 पावर। अब कॉइन टॉस किया तो ये हुआ। उसके बाद में अगर डाई, तो इसमें एनएस क्या आएगा, डाई के कितने डायमेंशन होते हैं, 6, तो यहाँ पे 6 रेस टू n हो जाएगा। जितने डायमेंशन ने उसके ऊपर अपने n लिखना है, बराबर नहीं। अब इसके बाद अगर आपको सिलेक्शन फाइंड आउट करना, तो सिलेक्शन में आएगा NCR, यानी C यूज करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी है तो अरेंजमेंट के लिए आप NPR यूज करोगे, इसका मतलब परम्यूटेशन, जो कल हमने सम्स के अंदर किया, राइट। तो ये सारी फॉर्मूलास को एक बार लिख लो। मैं अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक साथ में फॉर्मूला बेस सब कंप्लीट करा देता हूँ। इसमें जैसे अपने ए यूनियन बी बताया, तो अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट करना हो तो ए प्लस बी, बी यानी प्रोबेबिलिटी से जिसको यूज करते हैं, इज इक्वल माइनस टी ए इंटरसेक्शन बी। ये कब, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो या डिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो हम पी ए यूनियन बी की फॉर्मूला लिखेंगे पी ए प्लस पी बी ओनली। लेकिन अगर हम इसके अंदर पी ए यूनियन बी यूनियन सी करना चाहते हैं तो फॉर्मूला इस तरह से बनेगी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और प्लस बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला बने। लेकिन अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस बी सी ओनली। फिर इंटरसेक्शन इसमें होगा ही नहीं। ये कौन सा रूल हुआ तुम्हारा, एडिशन का रूल। अब अपने मल्टीप्लिकेशन का रूल देखें। देखें मल्टीप्लिकेशन रूल। अब सवाल मल्टीप्लिकेशन रूल कब काम लगता है, तो जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होने
तो मल्टीप्लीकेशन रूल काम लगता है। यानी नॉर्मल में पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर नॉट इंडिपेंडेंट हो तो हम क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए, या फिर और पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी। इंटरसेक्शन की ये फॉर्मूला, ये ऑब्लिक का मतलब मैं इसके बाद समझा था। ये कब नॉट इंडिपेंडेंट हो तो, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हो तो सबसे सिंपल फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी, राइट। पी ए इंटू पी बी कब, ये जब इंडिपेंडेंट हो तो, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल हुआ। अब अपने कंडीशन समझे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी एक प्रोबेबिलिटी का होना या ना होना, किसी एक इवेंट का होना या ना होना किसी दूसरी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता हो तो। यानी ये कब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि अगर ऐसा लिखूं कि इफ सम ऑफ द टोटल ऑन both dice is 9, find the probability that 3 occurs on any one of them। तो देखो यहाँ पे क्या आया, इफ। जहां पे इफ आया ने वहां पे शर्त यानी कि कंडीशन है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई। अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे, ध्यान देना। तुम्हारे सामने दो चीज है। पहली चीज है कि टोटल 9 आना चाहिए, और दूसरा 3 आना चाहिए दो में से किसी भी एक डाइस के ऊपर। दो अलग अलग चीजें। तो मैं पहले ए को डिफाइन करूं, ए यानी क्या, सम ऑफ 9। बी को डिफाइन करूं, 3 ऑन एनी वन ऑफ द डाइस। ये दो डिफाइन करो पहले। अब पूछा क्या, इफ किसके बाजू में, सम के बाजू में इफ है ने, तो जिसके बाजू में इफ होने वो ऑब्लिक के बाद आएगा। और जो फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी पी बी ऑब्लिक ए हो गई। क्या हो गई, पी बी ऑब्लिक ए हो गई। दूसरा एक दो एग्जांपल से इसको समझाता हूं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझनी होती है, इसलिए बात समझो। अगर यहाँ पे जैसे कि इफ वर्कर्स go on strike, find the probability that the work will be completed on time, right। अब आप डिफाइन करो कैसे। पहली बात तो वर्कर गो ऑन स्ट्राइक, बराबर। वर्कर गो ऑन स्ट्राइक ढूंढना क्या है, द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये जो ढूंढना है ना, उसको नॉर्मली अपने ए सपोज करते हैं, और जो कंडीशन है ना उसको अपने बी सपोज करते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन है वो ऑब्लिक के बाद आएगी, इफ के बाद जो लिखा है वो यहाँ पे, और जो फाइंड आउट करना है वो आगे। तुम ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे लाना है। दैट्स इट। तो ये तुम्हारा, अभी इसको उल्टा कर दे। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि इफ वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्कर्स विल गो ऑन स्ट्राइक। समझे। तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ये वाली, इसको ए सपोज करो, और वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम को क्या करेंगे, अपने बी सपोज करेंगे। तो यहाँ जो इफ लिखा है उसके बाद वाला ऑब्लिक के बाद, और यहाँ पे ए, तो अपने फाइंड आउट क्या करेंगे, अरे सॉरी, हाँ बराबर, पी ए ऑब्लिक बी, बराबर। देखो ए ऑब्लिक बी दोनों में है, सुनो।
दोनों में ए ऑब्लिक बी है, लेकिन दोनों में सपोज तुमने अलग अलग किया। इसमें ए का मतलब क्या है, वर्कर्स विल गो ऑन स्ट्राइक, जबकि यहाँ पे वर्कर्स विल गो ऑन स्ट्राइक को क्या बताया तुमने, बी बताया। मैंने वही चीज को दो बार अलग अलग किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा ऑब्लिक सेम आता है। कंडीशन हमेशा पीछे आएगी, इफ के बाद वाला जो है ना वो हमेशा पीछे आएगा, और जो ढूंढना है उसको अपने आगे लिखेंगे। इतना खाली अपने लॉजिक याद रखना है इसके अंदर, राइट। अब पेज नंबर आप अपना निकाले, देखो पेज नंबर 10 निकाले, पेज नंबर 10 निकाले। A box of 100 gaskets contains 10 gaskets with type A defects, 5 gaskets with type B defects, and 2 gaskets with both types of defects. Find the probability that a gasket to be thrown has a type B defect under the condition. क्या लिखा है, टाइप बी डिफेक्ट। तो अगर टाइप बी डिफेक्ट है तो उसको मैंने बी सपोज कर लिया। कंडीशन क्या बताइए कि टाइप ए डिफेक्ट होनी चाहिए उसके अंदर। तो कंडीशन ये होता है इसके बाद में, टाइप बी डिफेक्ट अपने ढूंढना है, और कंडीशन क्या है, ए डिफेक्ट। तो ये तुम्हारा बी ऑब्लिक ए क्या हो गया, तुम्हारे लिए फाइंड आउट करने का हो गया। सिमिलरली दूसरे में देखो, पढ़ो क्या लिखा है, अ गास्केट टू बी थ्रोन हैज टाइप ए डिफेक्ट अंडर द कंडीशन। तो अंडर द कंडीशन पीछे जाएगा, और तुमको ढूंढना क्या है, ए। तो ए ऑब्लिक बी। अब फॉर्मूला कैसे बने, सवाल ये है। तो इसकी फॉर्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर ढूंढनी हो तो पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू, ऊपर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और ऑब्लिक के बाद जो है ना वो अपने लिखेंगे। और अगर पी पी ऑब्लिक ए अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे भी पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, लेकिन ऑब्लिक के बाद क्या है, ए। तो यहाँ लिखेंगे अपने पी ए। ओके, ये हुआ तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कंप्लीट। पेज नंबर 11 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो लिखा है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है ये, ध्यान दीजिए। पहले आपको फाइंड आउट करना है पी ए ऑब्लिक बी। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका, ये सब के सब फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कोई भी चीज अपने ने ऐसा समझना नहीं है कि फॉर्मूला बनानी है। फॉर्मूला जो है ना वही डायरेक्टली अपने को यूज करनी है, ए ऑब्लिक बी। तो मैंने अभी समझा आपको, ए इंटरसेक्शन बी और पीछे क्या है बी, तो आएगा पी बी, राइट। और यहाँ पे अपने पास ये 1/4 दिया हुआ है, और पी बी दिया हुआ है 1/3। प्रॉब्लम यहाँ है, इसमें गड़बड़ करते अपने क्या करना है, 1/4, और नीचे अगर ऐसा हो तो 3/1 कर दे, उल्टा कर दो। तो ये आ गया तुम्हारा 3/4 आंसर। ओके, फिर उसके बाद में ढूंढना ये आपको पी ए यूनियन बी। यूनियन की फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए क्वेश्चन में दिया है 1/2, पी बी क्वेश्चन में वो भी दिया है 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन भी अभी तुमने वो भी दिया है 1/4, सॉरी। अब देखो 2, 3 एंड 4, उसका एलसीएम प्लस आ बराबर, वो अपने फाइंड आउट करे 12 आएगा। मैं क्या करता हूँ, 12 सबके नीचे यहाँ लिख देता हूँ। फिर तो क्या बचा, 6 + 4 - 3 सबके नीचे 12, बराबर नहीं। या तुमको अगर ऐसा आता हो 2 6 जार, 3 4 जार एंड 4 3 जार, 6 एंड 4 10, 10 में से 3 माइनस कर दो, 7/12, राइट। देन आफ्टर उसके बाद आपको ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। तो ए इंटरसेक्शन बी वो तो था ही ना अंदर, क्वेश्चन में है ही, राइट नहीं, वो क्वेश्चन में है ही, पता नहीं क्या ढूंढने का बोल रहे हैं, वो है ही ऑलरेडी 1/4, और आंसर में भी 1/4 डायरेक्टली दिया ही है। ये 72। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना। क्या चाहिए आपको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तीन चीजें चाहिए आपको। नहीं, पी ए इंटू पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे 0.5 है,
यहाँ पे 0.30 है, और क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डायरेक्ट यहाँ पे अपने ऐसे बोलने का, तकलीफ, राइट। अब यहाँ पे अपने 0.5 प्लस 0.30 माइनस क्या करेंगे, 0.5 इंटू 0.3, 0.5 प्लस 0.3 माइनस 5 3 जार 15, 65। ओके, फिर उसके बाद देखो आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, देखो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, देखो पहली फॉर्मूला लिखाई है, ए डैश लिखा हो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर डैश ना हो, ओनली बी ये हुआ, दूसरी जो फॉर्मूला है ना ओनली बी, क्या लिखाई, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी बी कितना है 0.30 और ए इंटरसेक्शन बी ये तुमने फाइंड आउट किया, तो 0.15 ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है पी ए डैश यूनियन बी डैश, बराबर। अब अपने द मॉर्गन्स लॉ याद करें, इसके अंदर क्या था, मैंने बताया था आगे, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, याद है ना, डैश अंदर हो तो यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो और डैश बाहर लिखेंगे। अब इसकी फॉर्मूला सिंपल है, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, डैश बाहर है तो पूरा इंटरसेक्शन अपने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.50 माइनस करो 0.85, राइट। ये कौन सा वाला क्वेश्चन हुआ तुम्हारा 73। अब क्वेश्चन नंबर 74 क्या लिखा हुआ है, पी ए इज इक्वल टू 2 पी इज इक्वल टू 2 सॉरी ओनली पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 0.4 दिया है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना आसान है। पहली बात, अपने ए बी और ए ऑब्लिक बी फाइंड आउट करो, सबको 0.4 के साथ कंपेयर करना है, तो ये तो सीधा 0.4 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है इज इक्वल टू 0.4, तो पी बी इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.2 आ गया। उसके बाद पी ए ऑब्लिक बी वो 0.4 ऑलरेडी है ही, बराबर। अब इतना तुम्हारे पास है। अब इसके बाद अपने फाइंड आउट करना चाहते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो इंटरसेक्शन की फॉर्मूला आगे मैंने बताई थी, ए ऑब्लिक बी अपने पास दिया है। अब ए ऑब्लिक बी या पीछे क्या है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पी बी से, पीछे अगर ये होता तो बी से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे ए ऑब्लिक बी दिया है 0.4 और पी बी अपने फाइंड आउट किया 0.2, तो आंसर आया 0.08। 4 2 8 लिख के चले मत आना, बराबर ने, पॉइंट के बाद एक और एक दोनों मिला के पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई। उसके बाद में पी ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी की फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए कितना है 0.4, ये 0.2 और यहाँ पे आएगा 0.08, 6 में से माइनस करें 0.52। अब इसके बाद थर्ड में ये पहला हुआ, ये दूसरा है, अब ये थर्ड। अब देखें इसमें पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, अगेन ओनली बी वाली फॉर्मूला है, तो पी बी में से मैं माइनस करूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी को। अब पी बी कितना दिया है 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी 0.08, 12 आंसर आया। फिर फोर्थ में अगेन इसके जैसे फॉर्मूला पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। अब यहां देखो डैश अंदर है, तो मैं पहले इसको यूनियन करके बाहर डैश निकालूंगा,
अब बाहर डैश तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर सकते हैं, तो 1 माइनस ए यूनियन बी 0.52 है, 0.48 आंसर, राइट। और उसके बाद ए डैश यूनियन बी, ये अजीब है, ए डैश यूनियन बी लिखा है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ चलो। हाँ, यूनियन है, इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, अभी तक तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर देते। यूनियन बी की फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी 0.52 है ना, बराबर। पी बी कितना है, 0.2, कुछ गलत है, ए डैश यूनियन बी डैश है, यूनियन बी डैश, तो ये आएगा तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी ऑल डैश, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.8, ओके। आंसर भी यहाँ मैच नहीं हो रहा। अब आपको देखो, ये जो पीछे सम्स लिखे हैं ना, उसमें से 85 तक आपको कंप्लीट करने, 85